प्रभात बच्चों, आज आप लोग का अगला पाठ है गलता लोहा, जिसके लेखक हैं शेखर जोशी। सबसे पहले हम इनका जीवन परिचय देख लेते हैं। इनका जन्म सन 1932 को अल्मोड़ा उत्तरांचल में हुआ है। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे कोशी का घटवार, सात के लोग, दाजू, हलवाहा, नौरंगी बीमार है, ये उनका कहानी संग्रह है। एक पेड़ की याद शब्द चित्र इनका संग्रह है। इन्हें कुछ सम्मान भी प्राप्त हैं, जैसे कि इसमें पहल सम्मान है जो इन्हें प्राप्त हैं। यह जो गलता लोहा है शेखर जोशी का, शेखर जोशी नई कहानी के कहानीकार हैं। उनकी कहानियों में आधुनिक जीवन में जो उतार चढ़ाव हो रहे हैं, उनका मार्मिक चित्रण किया गया है। गलता लोहा जोशी जी की कहानी कला का प्रतिनिधि नमूना है, जिसमें उन्होंने जातीय अभिमान के पिघलने और उसे रचनात्मक कार्य में ढलते हुए दिखाया है। अब आगे देखते हैं, हम सारांश देख लेते हैं इसका। इस पाठ में मोहन नाम का एक नायक है। मोहन के पिता वंशीधर ने जीवन भर पुरोहिती की है। पुरोहित मतलब आप लोग को पता ही है, जो धार्मिक कार्य में धार्मिक अनुष्ठान करवाते हैं, है ना। ये उनका व्यवसाय होता है, एक तरीक़ा से पंडित लोगों का धर्म होता है, जो अपने पुरोहित का काम करते हैं। तो यहाँ पर है, मोहन के पिता वंशीधर ने जीवन भर पुरोहिती की। अब क्या है कि अब वो वृद्ध हो चुके हैं और कठिन श्रम व धर्म व्रत उपवास धास ये करने में असमर्थ हैं, क्योंकि वह बुजुर्ग हो चुके हैं। उन्हें चंद्रदत्त के यहाँ रूढ़ी पाठ करने जाना था, परंतु जाने के लिए तबीयत उनकी ठीक नहीं थी। मोहन उनका आशय समझ गया, लेकिन पिता का अनुष्ठान कर पाने से वह कुशल नहीं है। पिता का भार हल्का करने के लिए वह खेतों की ओर चला गया, लेकिन जो हंसिए की जो धार होती है, वह क्या हो गई थी, उसकी धार कम हो गई थी। तो अपने दोस्त जो मोहन है, उसे अपने दोस्त धनराम की याद आ गई। वह धनराम लोहार की दुकान पर उस धार को लगवाने के लिए गया। धनराम उसका सहपाठी था। दोनों फिर जब मोहन धनराम के पास गया, तो दोनों क्या है, बातों ही बातों में अपनी बचपन की यादों में खो गए। मोहन ने मास्टर त्रिलोकी सिंह के बारे में पूछा, तो धनराम ने क्या बताया कि जो हमारे जो मास्टर जी थे, वो पिछले ही साल उनकी मृत्यु हो गई, वह पिछले साल ही गुजर गए। दोनों हंस कर उनकी बातों में लगे और अपने बचपन की यादों में खो गए। मोहन पढ़ाई व गायन में क्या था, एकदम निपुण था। उसे गायन और जो क्या बोलना चाहिए, पढ़ाई, वो एकदम निपुण थे, बहुत होशियार था। वह मास्टर जी का क्या था, चहेता शिष्य भी था, और उसे पूरे स्कूल का मॉनिटर बना रखा था, क्योंकि उसके पास जो मॉनिटरिंग करने की जो शक्ति है, वो उसमें परिलक्षित होती थी। और उनमें क्या है, जो मास्टर जी थे, जो कमज़ोर बच्चे थे, उनको दंड देने का भी अधिकार दे दिए थे। किसको? मोहन को। धनराम ने भी मोहन से मास्टर के आदेश पर डंडे खाए थे। धनराम उसके प्रति स्नेह व आदर भाव रखता था, क्योंकि जातिगत आधार की हीनता उसके मन में बैठा दी गई थी। उसने मोहन को कभी अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझा। जो धनराम है, धनराम क्या है, थोड़े अब एक तरीक़ा से देखें तो प्राचीन काल में क्या है, प्राचीन काल के जो वर्ग संघर्ष जिसमें बांटा गया था, है ना, जो उस वर्ग के आधार पर क्या है, आज भी धनराम क्या है, थोड़े से नीची जाति का अपने आप को समझकर क्या है, मोहन को उच्च जाति का, उसके जाति पात से उसको आदर भाव देता था, और उसको हमेशा उसके मतलब एक परिवार में होता है ना, कि मतलब जाति के नाम से क्या है, आदमियों के मन में हिंसा का भाव उत्पन्न करता है, कौन ऊंची जाति का है, कौन नीची जाति का है, किसी को सम्मान दर्जा दिया ही नहीं जाता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर धनराम भी उसे बहुत ही सम्मान देता था, किसको? मोहन को, और उसे कभी भी अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझता था। फिर एक बार क्या हुआ, धनराम के गांव के खेतीहर या मजदूर परिवारों के लड़के की तरह तीसरी दर्जे तक ही भी पढ़ पाया। जो धनराम
धनराम गांव के जो खेतीहार या मजदूर परिवारों के लड़कों की तरह ही क्या है, उन लोगों को कम क्लास में ही उनको कम कक्षा कहीं पढ़कर उनको उनकी पढ़ाई पर रोक लगा देता था। मास्टर जी उसका विशेष ध्यान रखते थे। धनराम को 13 का पहाड़ा कभी याद नहीं हुआ। इसकी वजह से उसकी पिटाई होती थी। किसकी? धनराम की। मास्टर जी का नियम था कि सजा पाने वाले को अपने लिए हथियार भी जुटाना होता है। धनराम डर या मंदबुद्धि होने के कारण 13 का पहाड़ा नहीं सुना पाया। उसमें धनराम में डर भी था कि मुझे याद नहीं हो रहा है, मैं मार खाऊंगा ये। और एक तो क्या है, उस हर किसी की बुद्धि लब्धि बराबर नहीं होती है। तो उसी प्रकार यहाँ पर क्या है, धनराम का भी मन बुद्धि थे और जिसके कारण उसको 13 का पहाड़ा याद नहीं होता था। मास्टर जी ने व्यंग किया, तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें। उनको फिर मास्टर जी ने डांटते हुए क्या कहा कि तेरे अंदर तो क्या है, लोहा भरा हुआ है, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें। इतना कहकर उन्होंने थैले से जो 5-6 जो उनकी जो दरांतियाँ थी, मतलब एक तरीका से लोहे का औजार था, उसे निकाल कर क्या है, धनराम को धार लगाने के लिए पकड़ा दी। हालांकि धनराम के पिता ने उसे हथौड़े से लेकर घन चराने तक की विद्या सिखा दी थी। विद्या सीखने के दौरान जो मास्टर त्रिलोकीनाथ सिंह उसे अपनी पसंद का बेट चुनने की क्या करते थे, छूट दे देते थे, परंतु गंगाराम इसका चुनाव देते थे, स्वयं करते थे। एक दिन गंगाराम की अचानक से मृत्यु हो गई। धनराम ने सहज रूप से क्या किया, वो जो उनकी जो विरासत थी, जो उनका लोहार का काम था, उसे वह संभालना शुरू कर दिया। इधर मोहन ने छात्रवृत्ति पाई। इससे उसके पिता जो बंसीधर तिवारी थे, उसे बड़ा आदमी बनाने का सपना देखने लगे। पैतृक धंधे से उन्हें निराश कर दिया था। जो उनकी जो पुरोहित कार्य है, उनसे वह निराश हो गए थे कि इतनी कम कमाई में कैसे घर चलेगा। तो और जैसे ही इधर मोहन को छात्रवृत्ति मिली, उन्हें बड़ा आदमी देखने का सपना उनके पिता करने लगे। वे कभी परिवार को जो बंसीधर थे, वे कभी अपने परिवार का पूरा पेट नहीं भर पाते थे। उन्होंने गांव से 4 मील दूर स्कूल में उसे भेज दिया। किसे? मोहन को। शाम को थका मांदा मोहन घर से लौटता तो पिता पुराणों कथा से उसे उत्साहित करने की कोशिश करते। वर्षा के दिनों में मोहन नदी पार गांव के यजमान के घर रहता था। एक दिन नदी में पानी कम था तथा मोहन घसियारों के साथ नदी पार कर घर आ रहा था। पहाड़ों पर भारी वर्षा के कारण अचानक नदी में क्या हो गई, बाढ़ आ गई। किसी तरह वे घर पहुंचे। इस घटना के बाद बंसीधर घबरा गए और फिर मोहन को स्कूल नहीं भेजे। एक दिन की समस्या के कारण उनके पिता जो बंसीधर थे, उन्होंने अपने पुत्र को क्या किया, स्कूल नहीं भेजा। उन्हीं दिनों बिरादरी का एक संपन्न परिवार का युवक रमेश लखनऊ से गांव आया हुआ था। उससे बंसीधर ने मोहन की पढ़ाई के संबंध में अपनी चिंता व्यक्त की तो वह उसे अपने साथ लखनऊ ले जाने को तैयार हो गया। उसके घर में एक प्राणी बढ़ने से कोई अंतर नहीं पड़ता था। बंसीधर ने क्या किया, बंसीधर को रमेश के रूप में भगवान मिल गया था। मोहन रमेश के साथ लखनऊ पहुंच गया। देखो अब मोहन कहाँ पहुंच गया, लखनऊ पहुंच गया। यहाँ से जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हुआ। न घर की महिलाएं के साथ साथ उसने गली के सभी औरतों के घर का काम करना शुरू कर दिया। रमेश बड़ा बाबू था। वह मोहन को घरेलू नौकर से अधिक हैसियत नहीं था। जो रमेश बंसीधर ने क्या किया, रमेश को अच्छे से पढ़ाएगा लिखाएगा करके ये सब सोच के भेजा था। किसको? मोहन को रमेश के साथ। परंतु रमेश ने क्या किया, उसको सब एक नौकर की हैसियत से, नौकर से अधिक की हैसियत नहीं होता था, सिर्फ नौकर ही उसको समझता था। मोहन भी यह बात समझता था। कह सुनकर उसे समीप के सामान्य स्कूलों में दाखिल करा दिया गया। काम के बोझ व नए वातावरण के कारण वह अपनी कोई पहचान नहीं बना सका। मोहन गर्मियों की छुट्टियों में भी वह तभी घर जा पाता जब रमेश या उसके घर का कोई आदमी गांव जा रहा होता था। उसे अगले दर्जे की तैयारी के नाम पर शहर में रोक लिया जाता था।
देखो फिर क्या होता है, मोहन ने क्या किया, परिस्थितियों से क्या करते थे, समझौता तो कर लिया था। वह घर वालों को असलियत बताकर दुखी नहीं करना चाहता था कि मैं वहाँ अपना पढ़ने का तो पहचान नहीं बना रहा हूँ, बल्कि वहाँ मैं एक नौकरों का काम कर रहा हूँ, यह बताकर अपने परिवार वाले को क्या करता, सिर्फ वो दुखी कर सकता था। 8वीं कक्षा पास करने के बाद उसे आगे पढ़ने के लिए रमेश का परिवार उत्सुक नहीं था। उसे आगे पढ़ाने के लिए जो रमेश का परिवार था वह उत्सुक नहीं था, क्योंकि उनको तो एक नौकर चाहिए था। बेरोजगारी का तर्क देखकर उसे तकनीकी स्कूल में दाखिला करा दिया गया। वह पहले की तरह इस तरह घर व स्कूल के काम में व्यस्त रहता। 1.5-2 वर्ष के बाद उसे कारखानों के चक्कर काटने पड़े। इधर बंशीधर को अपने बेटे के बड़े अफसर बनने की उम्मीद थी। भाई जो कम उम्र में छात्रवृत्ति, जैसे छात्रवृत्ति आजकल आप लोगों के लिए सामान्य कर दिया गया है, लेकिन परंतु उन्हीं प्राचीन काल में उन्हीं लोगों को जो छात्रवृत्ति मिलती थी, जो उनकी योग्यता के कारण उनको छात्रवृत्ति मिलती थी, जो पढ़ाई लिखाई हर काम में निपुण हुआ करते थे, सिर्फ उन्हें छात्रवृत्ति मिलती थी। तो अब बंशीधर के मन में भी जागा कि मेरा बेटा भी क्या है, बड़ा आदमी बनेगा, और इस तरह से सपने वह देखने लगा, उम्मीद रखने लगा। जब उसे वास्तविकता का पता चला, जब बंशीधर को वास्तविकता का पता चला, तब क्या होता है कि उसको बहुत दुख होता है। बंशीधर को बहुत दुख होता है। धनराम ने भी उससे पूछा तो उसे झूठ बोल दिया था। जो मोहन है, उससे जब बंशीधर ने पूछा तो क्या है, वह भी झूठ बोल दिया। धनराम ने उन्हें यही कहा, मोहन लला बचपन से ही बड़े ही बुद्धिमान थे। इस तरह मोहन और धनराम जीवन के कई प्रसंगों पर बात करते रहे। धनराम ने हंसुए की फाल को बेत से निकाल कर तपाया, फिर उसे धार लगा दी। आमतौर पर ब्राह्मण टोले के लोग, जो ब्राह्मण जाति के लोगों का शिल्पकार टोले से उठना बैठना नहीं होता है ना। आप लोग भी देखेंगे आजकल की वर्तमान युग में इतनी है समानता, तो अधिकार है, संविधान पे हमें समानता का अधिकार है, परंतु आजकल जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो आज भी हम देखें समाज में, तो समाज इन सबको महत्व नहीं देती, सिर्फ उसमें भी अभी भी जाति वर्ग भेद का है। तो वहीं पर यहाँ पर बता रहे हैं कि आमतौर पर जो ब्राह्मण टोले के जो लोग होते हैं, उनका क्या है कि उनका उठना बैठना बाहरी टोले लोग के साथ नहीं होता है। कोई शिल्पकार, कोई मिस्त्री लोग से इन लोग का नहीं होता है। कामकाज के सिलसिले में वे खड़े खड़े बातचीत निपटा ली जाती है। ब्राह्मण टोले के लोगों को बैठने के लिए कहना भी उनकी मर्यादा के विरुद्ध समझा जाता था। मोहन धनराम की कार्यशाला में बैठकर उसके काम को देखने लगा। मोहन जो था वो क्या था, मोहन धनराम की जो कार्यशाला थी, जो उसका जो दुकान था, उसमें क्या था कि उसे बैठकर वह उस काम को देखने लगा। धनराम अपने काम में लगा रहा। वह लोहे की मोटी छड़ को भट्टी में गलाकर गोल बना रहा था, किंतु वह छड़ निहाई पर ठीक से फंस नहीं पा रही थी। इस कारण लोहे ठीक ढंग से मुड़ नहीं पा रहा था। यह देखकर मोहन अपनी जगह से उठा। उसने कुशलता पूर्वक लोहे को स्थिर किया तथा नपी तुली चोटों से छड़ को पीटते पीटते गोला बना दिया। मोहन ने यह काम इतनी कुशलता और स्फूर्ति से किया कि धनराम उसे देखता ही रह गया। फिर आगे क्या होता है ये देखो। मोहन ने यह काम इतनी कुशलता और स्फूर्ति से किया कि धनराम उसे देखता ही रह गया, क्योंकि वह उस कार्य को समझ गया था कि किस तरह से वह मुड़ता है, एक लोहा कैसे गलता है, और किस तरह से वह एक औजार के रूप में व्यक्त होता है। ठीक है, यहाँ पर फिर धनराम को इतनी इससे भी बड़ी हैरानी इस बात पर हुई कि ब्राह्मण के लड़के ने लोहार का काम करना कैसे स्वीकार कर लिया। मोहन इन सब बातों से बेलाग होकर लोहे की छल्ले की गोलाई को जांच रहा था। उसकी आंखों में सृजन की चमक थी एवं प्रशंसा पाने का भाव था। धनराम भी संकोच, असमंजस्य और धर्म संकट की स्थिति से उदासीन। मोहन संतुष्ट भाव से अपने लोहे के छल्ले की त्रुटिहीन गोलाई को जांच रहा था। उसने धनराम की ओर अपनी कारीगरी को स्वीकृति पाने की मुद्रा में देखा।
उनकी आंखों में एक सृजक की चमक थी जिसमें ना स्पर्धा थी और ना ही किसी प्रकार की हार जीत का भाव था। कहने का इस कहानी का पूरा तात्पर्य यह है, पूरा भाव यह है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। कोई भी काम धर्म की जाति के आधार पर नहीं होता है, वह सिर्फ उसकी सृजनशीलता के आधार पर होता है, उसकी योग्यता के आधार पर कि उस काम को कितनी सफाई से वह कर सकता है और कितना निपुण हो सकता है। इसलिए कहता जाता है कि हर काम में निपुण बनो। धन्यवाद।